हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले 4 लेसन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हम रोज़ डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं ताकि आपको एकदम ओरिजिनलिटी फील हो, ऐसा लगे आप खुद बुक पढ़ रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखो, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राज्य पढ़ेंगे, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं ना कि जब चुनाव का दिन होता है तो कितने शौक से हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं और अपनी मनपसंद पार्टी को चुनते हैं और फिर आकर लोगों को बताते भी हैं। तो इसी तरह इनके नाना नानी भी सबसे पहले चुनाव केंद्र पहुंचना चाहते थे और वो वोट डालना चाहते थे। अब देखो, हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो अंग्रेज़ों का राज था और उससे पहले मुग़लों का राज था। तो चुनाव तो 50 वर्ष पहले ही से होने लगे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है। हमने देखा था ना कि राजा कैसे बनते थे। वो उनकी बहादुरी से बनते थे, कोई विद्वान होते थे। तो कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो पहले तो क्या होता था, जनता चुनती थी, फिर उसके बाद परिवर्तन आया और लोग बड़े बड़े यज्ञ भी करने लगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब आपने सुना होगा ना, कई बार राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। समुद्रगुप्त ने और बहुत से मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी अगर कोई रोक लेता था तो इसका मतलब ये था कि उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। समझ में आया? अगर घोड़े को जाने दिया तो मतलब ये कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली, तो वो रोकते नहीं थे, और अगर रोक लेते तो उनको लड़ाई करनी पड़ती थी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किन राजाओं को? जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा? पुरोहितों के द्वारा। अब देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? तो पुरोहितों के द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यानी जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और जो यज्ञ में आमंत्रित राजा आते थे उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। किसको? जो अश्वमेध करता था उस राजा को। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो राजा का सारथी क्या होता था? सहचर। यज्ञ के अवसर पर वे राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन करता था? सहचर करता था। और राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अब इसका ध्यान रखना कि राजा के ऊपर पवित्र जल कौन छिड़कता था? तो पुरोहित छिड़कता था। विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें
कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी किसी भी अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। किसको? शूद्रों को। अब देखो वर्ण, वर्ण कैसे बने। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी सबसे पहले तो ऋग्वेद रचा गया था और उसके बाद जो भी ग्रंथ बनाए गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। किसमें? वेदों में। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये सब लोग तो निर्धन थे, लेकिन जो पुरोहित लोग थे, योद्धा थे, वो वैभवशाली थे। पुरोहितों ने 4 वर्णों में विभाजित किया था। लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया? 4 वर्णों में। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया? तो 4 वर्णों में विभाजित किया। तो वो 4 वर्ण कौन कौन से थे जिन्हें वर्ण कहते हैं? उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वेश्ये थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वेश्ये दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यज्ञ करने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो क्षत्रियों को और वेश्यों को। क्षत्रिय और वेश्य दोनों यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पर। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि सभी वर्णों का जो निर्धारण होता था वो किस आधार पर होता था? तो जन्म के आधार पर। लोग बाग क्या करते थे? जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण करते थे। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शव को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी? ब्राह्मणों ने। तो कुछ लोगों ने इसको स्वीकार भी नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। कौन से इलाके में? पूर्वोत्तर इलाके में। और कुछ इलाकों में पुरोहितों का अधिकार, पुरोहितों का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनपद। देखो बहुत से जनों को मिला के बनते थे जनपद और जनपदों को मिलाकर बनाए जाते थे महाजनपद। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब इन जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। जनपद यानी जन के बसने की जगह। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पर दिखाए गए हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे।
पुरातात्विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ये किसने की थी खुदाई? पुरातात्विदों ने। और ये स्थान है दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ, हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये किसकी कहानी है? ये जनपदों की कहानी है। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ घूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? चित्रित घूसर पात्र। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। जो चित्रित घूसर पात्र मिले ये सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। अब देखो ये एक चित्रित घूसर पात्र है, तो इसमें लिख रहा है कि चित्रित घूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अभी कटोरी नुमा है ना, और ये बिल्कुल पतला होता है और इस पर देखो चित्रकारी भी बनी हुई है, मीनाकारी हो रही है इस पर। तो ये भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल पड़ेंगे। महाजनपद, देखो जो महाजनपद है उनका निर्माण जनपदों को मिलाकर हुआ था। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अभी हम देखते हैं मानचित्र 4 के जनपद और महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 होती थी और इनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बन गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कई जो महाजनपद थे उनकी तो राजधानियाँ होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। देखो इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि किलेबंदी किस किस की होती थी? तो लकड़ी की, ईंट और पत्थर की। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब किलों का निर्माण क्यों करते थे? राजाओं के आक्रमण से डरकर, ताकि दूसरा राजा उन पर आक्रमण नहीं कर दे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब पूरे ज़िले की, पूरे महाजनपद की विशाल दीवार बनाएंगे तो पत्थर, ईंटें और बहुत ज़्यादा सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब महाजनपद हो गए, बड़े बड़े राज्य हो गए, तो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। देखो ये पहले आहत और पंचमार्क सिक्के चला करते थे। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अब देखो हम मानचित्र देखते हैं। अब देखो आप मानचित्र देख रहे होंगे ना, इसमें अलग अलग महाजनपद दे रखे हैं। गांधार है, तक्षशिला है, पांचाल, कुरु, कौशाम्बी, कौशल, वैशाली, मगध, अंग, वज्जी, अवंती, उज्जैन, ये सारे क्या है? महाजनपद है। तो इसमें ये महाजनपदों का नाम दे रखा है। अब पढ़ेंगे कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी राजा लोग अब कर लेने लगे थे। तो फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपद में कितना कर था?
तो उपज का 1/6 भाग, और उसे क्या कहा जाता था, उसे भाग कर कहते थे। फिर है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो जो जैसा काम करता था उसको उसी प्रकार कर देना होता था। अब एक कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल जो होते थे वो अब लोहे के बनने लगे, पहले लकड़ी के होते थे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। देखो ज़मीन कठोर होती है तो लकड़ी से इतनी अच्छी नहीं खुदेगी जितनी अच्छी लोहे के फाल से खुदेगी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर यानी मजदूर करते थे। तो ये सब क्या थे, कृषि में आए हुए परिवर्तन थे। मजदूर और खेतीहर करते थे ये सब कामों को। अभी सूक्ष्म निरीक्षण देखो। मगध क्या था, महाजनपद था। मानचित्र 4 पर देखा था ना हमने मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, तो मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। अभी क्वेश्चन तो आ चुका है कि मगध किन नदियों के किनारे था, तो गंगा और सोन। ये गंगा और सोन के किनारे कौन सा महाजनपद था, तो मगध। यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि मगध के जंगलों में क्या प्राप्त होते थे, तो हाथी। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की भी खदानें थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी था। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। इन्हें अजातशत्रु भी कहते हैं और अजातशत्रु भी कहते हैं। तो कौन कौन से थे शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि मगध के 2 शक्तिशाली राजा या शासक कौन थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। कौन था, महापद्मनंद। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मगध की राजधानी कौन कौन सी, तो राजगीर और एक पाटलिपुत्र, ये दोनों इसकी राजधानियां हैं मगध की। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब कहाँ का राजा था सिकंदर, मैसिडोनिया का। या क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैसिडोनिया का कौन सा राजा था जो विश्व विजय करना चाहता था, तो सिकंदर। पूरी तरह सफल न होने पर भी वे मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे तक पहुँचा था, तो व्यास नदी। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके साथियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इस भय से उन्होंने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। अब दूसरा महाजनपद है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। तो मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब देखो वज्जी की राजधानी पूछ सकते हैं, तो वज्जी की राजधानी वैशाली। देखो वैसे ही वैशाली और वैसे ही वज्जी है, तो इस तरह याद कर लेना। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। अब देखो गण और संघ किसे कहते हैं, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ
संगठन के लिए होता है। तो संघ किसे कहते हैं? संगठन को। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी इसमें कई शासक होते थे, कोई एक ही शासक नहीं होता था, और सभी मिलकर शासन किया करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो ये सभी राजा आपस में चर्चा करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अब देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गण और संघ से कौन कौन संबंधित थे? तो बुद्ध और महावीर। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। अब देखो, वज्जी संघ का एक वर्णन है जो दीध निकाय से लिया गया है, और दीध निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि दीध निकाय क्या है? तो दीध निकाय, ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले। अब देखो, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गुप्त आ गए थे ना, तो गुप्तों ने इन पर अधिकार कर लिया था। अब देखो, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, और अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सही या गलत बताओ। अब देखते हैं आपने कितना सीखा है, आप कितने के आंसर दे सकते हो। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो इस क्या हुआ? ये सही है, क्योंकि आमंत्रित करते थे ना, हमने पढ़ा था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो सारथी नहीं करता था, हमने क्या पढ़ा था? पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। महल नहीं मिले थे, झोपड़ियाँ मिली थी ना, हमने पढ़ा था ना। तो ये गलत हो गया। चित्रित घूसर पात्रों में अनाज रखा जाता, अनाज नहीं रखा जाता, तो उनमें तो भोजन क्या करते थे ना, कटोरी नुमा, हमने चित्र देखा था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये बिल्कुल सही है, किलाबंद थे। वो किले की चारों ओर दीवारें बनवाया करती थी अपनी सुरक्षा के लिए। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।